सौरभ, आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर कहते हैं और ये गेम चेंजर के तौर पे थी इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन सर, अगर आप शेयर कर सकें, बता सकें, क्योंकि पाकिस्तान तो पहलगांव के बाद से ही डरा हुआ था, कायराना हरकत कर रहा था और ह्यूमन शील्ड के तौर पे उसने अपनी पोजीशन चेंज की ताकि हम, उसे पता है कि भारतीय सेना वहां पे नुकसान तो नहीं पहुंचाती सिविलियंस को, तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। और जब खतरा इस बात का भी था कि जो उनके स्पाइस थे या फिर जो उनकी कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, वो भी एक बड़ी चुनौती थी। तो कैसे आपने ये पूरा जो अपनी तोपें हैं अब जो लेके गए आप, उसको छुपाया, उसके बाद टारगेट को एंगेज किया, क्योंकि पाकिस्तान तो ह्यूमन शील्ड तैयार कर चुका था। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, सीक्रेसी मेंटेन करना। ये दो पहलू के सवाल किए इन्होंने, एक सीक्रेसी और दूसरा ह्यूमन शील्ड जो पाकिस्तान यूज़ करता है, पहले भी करता है और अभी भी कर रहा था। तो पहले मैं सीक्रेसी का जवाब देना चाहूँगा। आर्टिलरी की जो मूवमेंट होती है, बाकी के अलावा बड़ी बड़ी गन्स होती हैं, ट्रक्स उन्हें खींच रहे होते हैं, ट्रक्स के अंदर बहुत सारा एमिनिशन होता है, तो जो टुकड़ी का साइज़ होता है आरटी का, जिसे कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। और दुश्मन के ड्रोन या सैटेलाइट या फिर किसी प्रकार के यूएवी इसे पकड़ सकते हैं और उससे अंदेशा लगा सकते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं और क्या ऑपरेशन करेंगे। तो यह सीक्रेट रखना कि हम, या सरप्राइज मेंटेन करना कि हम कब निकले, कहाँ पहुँचे, कहाँ से फायर किया, यह अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वो फैक्टर है। अब इसको अमल में लाने के लिए हमने एक तो नाइट का मूव, जैसे कर्नल बिष्ट ने बताया, हमने उसको किया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेथड और प्रोसीजर होते हैं जिन्हें हम लगातार निरंतर अपनी ट्रेनिंग में शामिल करते हैं कि जो हमारी मूवमेंट हो या हमारी डिप्लॉयमेंट हो या हम जो छोटी मोटी रेकी भी कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे, वो पता ना लगे। और निरंतर इस चीज़ को दिमाग में ला के रखते हैं कि किसी भी तरह से जो भी दुश्मन के ड्रोन हो सकते हैं या दुश्मन के यूएवी हो सकते हैं या सैटेलाइट इमेजरी हो सकती है, उससे हम बच जाएं, उसमें हम दिखाई नहीं दें। तो जितना छुप के हम पहुंच जाते हैं उतना सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा पहलू जो आपने कहा ह्यूमन शील्ड वाला, तो आतंकी हमले के बाद हमारे पास निरंतर ये खबर ज़रूर आ रही थी कि जो एलओसी के बगल में दुश्मन के लॉन्च पैड होते हैं जिन्हें टेररिस्ट इस्तेमाल करके इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमारे देश में, वहाँ से भारी मात्रा में टेररिस्ट पीछे की तरफ जाने लग गए थे। यानी कि उनको अंदेशा था या वो डर रहे थे कि ये लॉन्च पैड अटैक किए जाएंगे, इन लॉन्च पैड के ऊपर हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे, तो वो काफ़ी पीछे के जो उनके कैंप्स होते हैं उनमें चले गए। यूजुअली लॉन्च पैड कितना दूर होता है सर बॉर्डर के? 5 से 7 किलोमीटर तक भी हो सकता है और उससे पास भी हो सकता है किसी किसी एरिया में। तो जनरली वहाँ से टेररिस्ट पीछे की तरफ खाली करने लग गए थे। तो पाकिस्तान को ये अंदेशा था कि जितना हम पीछे जाएंगे तो ना तो भारतीय सेना उन्हें देख पाएगी और ना ही उन्हें कुछ कर पाएगी। बट यहीं पे वो चूक कर गए, क्योंकि यहाँ पे हम इस चीज़ को एंटिसिपेट करके इसकी करंट जानकारी हमें मिलती रही लगातार, और हमने उन्हें वहाँ टारगेट किया जहाँ वो सोच नहीं सकते थे। यानी कि जहाँ पे वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहे थे, अब भारी तादाद में इकट्ठे हो रहे थे, वहाँ पे अटैक किया जो उनकी सोच से परे था। हमारे बाकी जो दो वीर हैं, आपकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे सबके अपने अपने, मैं तो कारनामा शब्द कहना चाहता हूँ, एक मतलब जो आप लोगों ने किया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। और हमें सौभाग्य मिला कि हम ऐसे 5 वीर आपके सामने पेश कर पाए। ऐसे लाखों वीर हैं, राइट सर? मैं ये 100% श्योरिटी से कहना चाहता हूँ कि हमारी जगह कोई और भी उस ऑपरेशन में उस मौके पे होता तो वो भी वैसे ही परफॉर्म करता जैसा हमने परफॉर्म किया है। नायब सूबेदार सतीश कुमार जी वीर चक्र विजेता हैं। सर, आप कहाँ पर थे और आपके पास मोटार था? जी सर। जी, आप जरा बताएं सर क्या हुआ और किस रात की बात है ये? ठीक है, हमारी बटालियन एलसी पर डिप्लॉय थी। अच्छा। और मैं उस दौरान मोटर पोजीशन कंट्रोलर की ड्यूटी कर रहा था। मेरा टास्क था पूरी फायर यूनिट के फायर को कंट्रोल करना, और मुझे जो भी टारगेट दिए गए उसे मेरी टीम द्वारा एंगेज किया गया। नहीं, आपको मतलब आपको भी टारगेट, आपको पहले टारगेट हिट करना था या पहले वहां से आया था? थे हमारे पहले आपने खोला फायर? अच्छा, टारगेट नॉमिनेट थे। अच्छा जी।
टारगेट्स मतलब नॉर्मली जनरल इलाके में ये लोग टारगेट्स नॉमिनेट करके रख लेते हैं कि अगर ये हुआ कि तो पहले अगर हम लोग पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि हमारे सामने अगर मैं एलसी में बैठा हुआ हूं तो मेरे सामने इतने इतने जगह पर हैं जहां पर दुश्मन है और उसको हम दुश्मन एंगेज का कर सकते हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि आप लोगों को तो वो टेररिस्ट कैंप्स जो ओरिजिनल 9 टारगेट्स थे जी। उनमें से मिले थे जी। तो क्या आपके पास वही टारगेट था, उनमें से कोई था या नहीं, हमारे सामने पाकिस्तान का उनकी मतलब? पाकिस्तानी पक्की पोस्टें होती है। अच्छा, तो आप आपके military पाकिस्तान targets आर्मी को एंगेज कर रहे थे? Military targets। मिलिट्री टारगेट था आपका, जी। तो यही पूछना चाह रहा था। जी, तो 10 मई तकरीबन 6 बजे दुश्मन की मोटर पोजीशन से हमारे ऊपर, हमारी मोटर पोजीशन के ऊपर फायर आ गया। तो हमने काउंटर कार्रवाई शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई की और फायर चलता रहा कुछ देर तक। कुछ देर के बाद हमारी पोस्ट के ऊपर जो संतरी खड़े थे उन्होंने देखा कि हमारी पोस्ट के ऊपर ड्रोन है। तो हमने ड्रोन के ऊपर फायर किया, ड्रोन वापस दुश्मन की तरफ चला गया। कुछ देर के लिए फायर रुक गया। तो हमने क्या किया, मेन पोजीशन से उठकर अल्टरनेटिव पोजीशन मतलब दूसरी पोजीशन पर गए और उधर से हमने फायर शुरू किया। कितनी दूरी पर गए आप उसके बाद? 800 मीटर। 800 मीटर दूर शिफ्ट किया आपने अपने आप जी। को? अच्छा, सब सामान के साथ? जी, तो उधर से हमने फायर शुरू किया। तो कुछ देर फायर चला तो उतने में उनकी 2 पोजीशन से हमारे ऊपर फायर आना शुरू हो गया, 2 मोटर पोजीशन से। तो उस टाइम मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी 2 पोजीशन से एक टाइम पर एक पोजीशन से एंगेज करना। तो मेरे पास 4 मोटर थी। तो मैंने बाएं की 2 मोटर को बाएं वाले टारगेट के ऊपर और दाहिने वाली 2 मोटर को दाहिने वाले टारगेट पर, दोनों को अलग अलग डाटा निकालकर अलग अलग डाटा प्लॉट करके अलग डाटा पास करके दोनों को एक समय में दोनों के टारगेट के ऊपर कारगर फायर डालकर दोनों को बुरी तरह से बर्बाद किया। क्या आपने भी जो कहा डेटा हमने निकाला, डेटा मतलब कितनी दूरी पर मुझे कैसे हाँ फायर जी करना है? जी जी। अच्छा जी, टारगेट सर एक बार, हाँ टारगेट का डाटा अगर बोलते हैं तो टारगेट की लोकेशन कहाँ पर है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्योंकि गन समझती नहीं है और उसको और कुछ समझ में नहीं आता, उसको चाहिए बेरिंग और एलिवेशन कितना है। अच्छा। तो उसमें आपको टारगेट के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके आपको बेरिंग और एलिवेशन में कन्वर्ट करके वो साहब ने बताया। सेम आरटी की तरह है, लेकिन ये छोटा वेपन है और आरटी का कितना थोड़ा बड़ा वेपन होता है सर? मोटार लोग नहीं जानते होंगे, जरा ऐसे ही बता दें, अंदाजा दे दें कैसा हथियार होता है? तकरीबन इतना होता जमीन है से इतना ऊंचा होता है और इतनी मोटाई होती है। बैरल होती है उसमें? जी। अच्छा, तो इसमें से क्या निकलता है? गोला ही निकलता है? बम निकलते हैं बम इसके। निकलते लेकिन सौरभ, इनके ऊपर भी उस समय गोले गिर रहे थे और ये लगातार फायर कर रहे थे, दोनों तरफ से फायर कर रहे थे, क्यों साहब? जी, तो हमने आप एक पोजीशन पे और पाकिस्तान की 2 जगह से फायर? 2 जगह से फायर है। तो हमने एक समय में मतलब दोनों टारगेट को उधर से एंगेज किया। इस तरह से हमने मतलब दुश्मन की 5 पोस्टों को बर्बाद किया है। क्या बात। और ये फायर तकरीबन सुबह 10 बजे तक चला था। उसके बाद शाम को 1830 आवर के आसपास फायरिंग चली थी। तो जैसे ही शाम को फायरिंग चली थी तो कुछ देर बाद हमारा जैसे फायर चला तो बम टारगेट के ऊपर आ गया। तो हमने प्लान किया था पहले से कि हमने आग लगानी है। मई महीना चला था कि गर्मी थी और घास सूखी थी। तो हमने क्या किया, स्मोक और इल्यूमिनेशन बम का मिश्रण करके उनके ऊपर फायर किया। उनकी एक लाइन में 3 पोस्ट थी और उधर क्या आग लगी, जिसे 300 से 400 मीटर के इलाके में आग लगी। उनकी तरफ आपने आग लगा दी? जी। अच्छा। 300 से 400 मीटर के इलाके में आग लगी। इससे क्या फायदा हुआ? जो उन्होंने अपने आगे जो डिफेंस में माइन वगैरह लगाए थे तो 30 से 35 माइन ब्लास्ट हुए उनके उधर। अच्छा, जी। उनके माइन उन्हीं के ऊपर ब्लास्ट हो गए? जी, क्या बात। जो अपने अगर उन्होंने सोचा कि हाँ हम आगे आएंगे या हम कुछ हरकत करते हैं। तो ये तो उस वक्त ऑन द स्पॉट आपको मतलब डिसीजन लेना है ना, ये मतलब कि आप भाई ये भी मैं कर सकता हूँ? जी। अच्छा, तो हमने इस तरह से आपके साथ कितने लोग थे सर आपकी टीम में? मेरे साथ 15 लोग थे साहब। 15 लोग थे और 4 मोटार थी आपके पास? 4 थे उधर। तो ये आपने बताया कि सुबह के 6 बजे से आपने बताया ना? सुबह और ये शाम तक चलता रहा? दिन को 10 बजे तक और शाम को 6:30 के आसपास शुरू हो गया था और रात को 2230 के बीच में ही ख़त्म हो गया था।